अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, बोहर एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, और उनकी जो समरी है उसके बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हम बात करके आए हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किस किस ने डिस्कवर किया, किस तरह हुआ, सारा एक्सपेरिमेंट जो थे वो हम डिस्कस करके आए हैं। तो अब चूंकि तीनों जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे, तो लोगों का क्वेश्चन था कि एटम की स्ट्रक्चर किस तरह की होगी। अगर ये उसके एटम के जो तीनों उसमें उसके पार्टिकल्स हैं, तो एटम की स्ट्रक्चर किस तरह की होगी। तो लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया। तो जो प्रोटॉन डिस्कवर किया था वो था क्या नाम है, गोल्डस्टेन, और उसको न्यूट्रॉन जो था वो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। उन दोनों से सवाल हुआ तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन लोग जे जे थॉमसन के पास जब गए, तो जे जे थॉमसन के पास जब गए तो जे जे थॉमसन जो है उस टाइम तरबूज खा रहा था वो। ठीक है, जब वो तरबूज खा रहा था, उसने लोगों ने सवाल किया कि आप बताएं कि एटम की स्ट्रक्चर किस तरह की होगी। तो उसने जो है ऐसे ही अंदाजे से बात की कि जिस तरह मतलब ज़मीन गोल होती है, सूरज गोल होता है, इसी तरह जो है एटम की स्ट्रक्चर भी गोल हो सकती है। अंदाज़ा लगाया उसने, और उसने खुद से जो है उसने कहा कि एटम की स्ट्रक्चर जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि उसमें जो है वो बिल्कुल स्मॉल जो है वो क्या होगा, नेगेटिव पार्ट होगा, और ज़्यादातर पार्ट जो होगा पॉजिटिव होगा। ये प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया गया था, थ्योरेटिकली अपने पास उसने बात की थी। और वो बात जो थी उसकी क्या बनी, उसको क्या थ्योरी जो है वो मतलब कह रहे हैं, उसने जो है एक थ्योरी पेश की थी जो कि उसे प्लम पुडिंग थ्योरी कहा जाता था। उस थ्योरी के मुताबिक कि एटम की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, एक तो वो गोल होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसका जो ज़्यादातर हिस्सा होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। तीसरे नंबर पे उसने बात की थी कि उसके जो ये जो डॉट है क्या होते हैं, नेगेटिव पार्ट होते हैं। ये चीज़ें जो है उसने जो तरबूज से अंदाज़ा लगाया था। तरबूज का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसने कहा था वो न्यूट्रॉन है। जो उसके अंदर वाला पार्ट होता है उसने कहा था वो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है। जो उसके अंदर डॉट्स हैं, जो सीड्स हैं जो हैं, वो क्या है, वो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक होगी बात, समझ आई बात या नहीं आई। ये उस तरह उसने अपने अंदाजे से उसने जो है उसने एक थ्योरी पेश की जिसे प्लंग पुडिंग थ्योरी कहा जाता है। और ये जो है प्लंग पुडिंग जो है, प्लंग पुडिंग ये इस तरह का होता है, ठीक है। और इसमें जो है ये वाला जो है डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को, और ये वाला पार्ट जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव को। और ये जो बाहर वाली सतह है वो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये उसने बात बताई थी। लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन थी। लिमिटेशन जो थी वो क्या थी कि उसने एक तो प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया था उस थ्योरी को। दूसरे नंबर पे उसने एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में ही नहीं बताया था। अब बात करते हैं जी रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड का कोई मकसद नहीं था कि एटम की स्ट्रक्चर को वो बताएगा। वो काम कर रहा था अल्फा पार्टिकल के ऊपर, और उसके स्टूडेंट काम कर रहे थे उसके ऊपर। तो उसके स्टूडेंट ने जो है वो इस अल्फा पार्टिकल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने जो है एक सेटअप बनाया अल्फा पार्टिकल को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने एक गोल्ड लेड की एक बॉक्स लिया, और लेड के एक बॉक्स के अंदर सुराख करके उसमें क्या रखा, उन्होंने रेडियो एक्टिव जो है एलिमेंट कोई भी ले लिया, चाहे रेडियम ले लिया, पोलोनियम लिया, उन्होंने दोनों में से कोई भी ले लिया। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो खुद ब खुद रेडिएशन को रिलीज करता रहता है, खारिज करता रहता है। उस बॉक्स में से उन्होंने एक सुराख किया। जब वो सुराख किया तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, रेडिएशन रिलीज करेगा। उसके आगे उन्होंने एक गोल्ड फॉयल रखी, गोल्ड फॉयल। अब जब रेडिएशन गोल्ड फॉयल के ऊपर पड़ी, तो ज़्यादातर रेडिएशन जो थी वो उस गोल्ड फॉयल में से पास होके क्या होना शुरू होगी, वो जो है वो ये जो प्लेट बनी हुई थी वो जिंक सल्फेट की प्लेट थी। पुराने कैमरों के अंदर रील होती थी उस तरह की ये प्लेट होती है। तो जैसे ही रेडिएशन जो थी जिंक जो है गोल्ड फॉयल के ऊपर पड़ी, तो ज़्यादातर रेडिएशन जो थी 99% रेडिएशन जो थी वो क्या हो गई, उसमें से पास हो गई। ठीक होगी बात। कुछ रेडिएशन जो थी वो क्या होगी, वो डिफ्लेक्ट होगी डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, जैसा कि यहाँ पे देख लें। ये डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स है, डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स है। और ये जो थी वो क्या थी, ये नॉन डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्ट नहीं बल्कि सीधी गुजर गई। तो आप लोग ये जो थी जो रेडिएशन उसमें से निकली थी वो क्या थी, वो अल्फा पार्टिकल्स से। दोबारा से फिर एक दफ़ा इसको देख लें कि ये रेडिएशन सोर्स है, जो लेड का एक बॉक्स है। लेड मेटल होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है जिसके जो है पूरी मेटल में, सारी मेटल में से। तो उस लेड के बॉक्स के अंदर उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखे, रेडियम रखा, ठीक है। और रेडियम जो था वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रेडिएशन रिलीज कर रहा था। वो रेडिएशन अल्फा पार्टिकल्स थी। वो टकराई जाके गोल्ड फॉयल के साथ, गोल्ड फॉयल में से रेडिएशन निकली जो कि जाके टकराई किसके ऊपर, जिंक सल्फेट प्लेट के ऊपर। ये क्यों है, ये चेक करने के लिए कि रेडिएशन उसमें से पास होती है नहीं होती, चेक करने के लिए ये प्लेट थी, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ज़्यादातर रेडिएशन इसमें से पास हो गई, अल्फा पार्टिकल ज़्यादातर पास हो गए, चंद जो थे वो डिफरेंट एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी वो देख लेते हैं।
ऑब्जर्वेशन, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल को लिया, एक्सपेरिमेंट किया, चेक किया कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस होते हैं वो किस तरह आपस इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। उसने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया गोल्ड फॉयल के ऊपर। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो प्लूनियम है, रेडियम कोई भी ले जाओ, और उसके बाद हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई इसमें से जो रेडिएशन निकली हीलियम न्यूक्लियाई की है, अल्फा पार्टिकल्स है। मतलब क्या होता है, हीलियम जो होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है। अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ उसमें 2 प्रोटॉन बचेंगे, वही जो है वो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और वो काफ़ी हद तक जो है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, किसी चीज़ में से पास हो जाते हैं। अब उसके बाद जो है उसने क्या देखा कि जब वो उसके ऊपर रेडिएशन पड़ी, जिंक सल्फेट प्लेट के ऊपर रेडिएशन पड़ी, तो उसने कहा कि जो प्लम पुडिंग थ्योरी जो थॉमसन ने पेश की थी वो तो गलत थी। उसके मुताबिक अगर ऐसा होता तो फिर उसके मुताबिक जो था तो ज़्यादातर हिस्सा जो था वो तो पॉजिटिव था। तो उसके मुताबिक पॉजिटिव जो था पॉजिटिव के साथ टकरा के क्या होना चाहिए था, सारे के सारे रेडिएशन वापस आ जानी थी चाहिए थी, या उसमें धंस जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो सारे के सारे रेडिएशन पास हो गई। तो वो प्लम पुडिंग थ्योरी जो थी उस टाइम गलत साबित कर दी उसने। अब इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। उसने कहा था कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स है वो पास हो जाते हैं। ठीक है, एक तो बात। दूसरे नंबर पे उसने कहा कुछ जो है वो लार्ज एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये देखें, ज़्यादातर जो है वो क्या हो रहे हैं, सीधे पास हो गए। चंद एक जो है वो क्या है, डिफ्लेक्ट हुए हैं। देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 डिफ्लेक्ट हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इन 6 में बहुत सारे जो है वो ज़्यादातर पास हो जाते हैं। थोड़े बहुत जो है वो आपकी बुक में बताया 20,000 होंगे तो उसमें से चंद एक जो होंगे वो डिफ्लेक्ट होंगे, बाकी सारी सीधी जो है वो अल्फा पार्टिकल जो है वो पास हो जाएंगे, रेडिएशन जो है। सबसे पहले पॉइंट में कहता है कि ज़्यादातर पास हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खाली होगा। इससे ये ऑब्जर्व किया उन्होंने कि ज़्यादातर पास होने से मतलब क्या होगा। दूसरे नंबर पे उसने कहा कि फ्यू जो है वो पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट होते हैं, मुड़ जाते हैं। उसका मतलब है कि सेंटर वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ टकराएगा, रिपेल करेगा, रिपेल करने के बाद वो क्या होगा, वो वापस आएगा। तो उसने जो है वो पहला वो रदरफोर्ड बंदा था जिसने जो है पॉजिटिव न्यूक्लियस को जो है वो डिस्कवर किया था। ठीक है, मिसाल के तौर पे दीवार के साथ किसी चीज़ को फेंकेंगे तो वो क्या होगी, वो टकरा के वापस आएगी। ठीक है, तो इसी तरह से जब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ टकराएगा तो वो रिपेल होकर वापस आ जाएगा। तो कंप्लीट जो है वो रिबाउंड जो है वो बता रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो क्या है, वो हार्ड है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। चंद पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट होते हैं, तो उसका मतलब है कि जो है न्यूक्लियस का जो होगा, न्यूक्लियस का जो साइज होगा एटम के अंदर ही बहुत ही छोटा होगा एज कंपेयर टू एटम। पूरे एटम का साइज देखें और न्यूक्लियस का साइज देखें, बहुत छोटा है। ठीक है, तो इस चीज़ से जो चंद एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि ये जो बैक हो रहा है इसका मतलब है कि बहुत ही छोटा साइज होगा उसका। ये जो है ये अल्फा पार्टिकल्स है। और उसके बाद जो है उसने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। किस तरह, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ना करते, देखे ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, उसने ये बात बताई थी। ये किस तरह अंदाज़ा हुआ उसको इस तरह अंदाज़ा हुआ, अगर ये सारे का सारा पॉजिटिव होता तो जब ये रेडिएशन पॉजिटिव वाली जाएंगी तो सारे के सारे टकरा के वापस आ जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं हुआ, वो क्या होगा कि ज़्यादातर रेडिएशन जो है पास हो गई। तो उसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस जो है बहुत थोड़ा पार्ट होगा, छोटा होगा। ज़्यादातर जो होगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि उसके गिर्द जो है रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जर्वेशन थी ये भी। और उसके बाद और ऑब्जर्वेशन जो थी वो क्या थी कि उसने कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। इस वजह से जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। लास्ट पॉइंट में वो कहता है कि सिवाय इलेक्ट्रॉन के देखें, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल बुनियादी पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे के सारे इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। उन तमाम को जो है उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। उन तमाम पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं जी। अब इसमें भी कुछ डिफेक्ट्स थे, वो भी देख लेते हैं जी। डिफेक्ट्स जो है हमारे पास किस तरह है। तो सबसे पहला जो डिफेक्ट था वो ये था कि चूंकि मैक्सवेल ने बताया था कि जो चार्जेस पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चार्जेस पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे चार्जेस पार्टिकल आपस में करीब आते हैं तो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, ये मैक्सवेल बता चुका था। तो क्लासिकल जो पुरानी थ्योरी के मुताबिक चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। ठीक है,
जो मैक्सवेल थ्योरी उसके मुताबिक जो है वो क्या करते हैं, चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो एनर्जी को रिलीज करते हैं जैसे वो आपस में करीब आते हैं, और शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये बात जो उसने ये बताई थी, चूंकि रदरफोर्ड ने बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो जब वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते जाएंगे क्या होगा कि वो न्यूक्लियस के अंदर जाके गिर जाएंगे। जब वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे तो वो क्या होगा, न्यूक्लियस का वजूद तो ख़त्म हो जाएगा, वो तो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात जो थी उसने जो बताई थी, इससे तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो तो गलत साबित होगी। एटम की स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही उसके मुताबिक। कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका रदरफोर्ड, इसमें फेल हो गया। इफ द इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो एमिट कर रहा है एनर्जी को, तो वो फिर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम उसको बनाना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो वो लाइन स्पेक्ट्रम बना रहा था। अब ये कंटिन्यूस क्या होता है, लाइन क्या होता है, सिंपल से एग्जांपल देखें। बारिश के बाद आप लोगों ने रेनबो देखी हो, तो रेनबो में क्या होता है, 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, 7 कलर्स होते हैं, वो कलर आपस में धसे हुए होते हैं। ठीक है, आपस में मिक्स हुए होते हैं, हमें पता नहीं चलता कौन सा कलर जो है वो क्या है, कि रेड है, कौन सा ब्लू है, कौन सा डिफरेंट कलर है। जब वो कलर आपस में धसे हुए होंगे, वो जो फॉर्म होगी या वो स्पेक्ट्रम की वो होगी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, उसमें कलर कंटिन्यूसली आपस में मिक्सड है। अगर कलर जो है वो अलग अलग होंगे, मतलब ये रेड कलर अलहदा है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद ग्रीन है, इसके बाद उसके डिफरेंट कलर अगर मतलब सेपरेट सेपरेट होंगे तो उसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो उसका ये कहने का मतलब था, चूंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस में जा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बनता, वो क्या बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो वहां पे भी वो कंफ्यूजन थी कि क्या ये एटम के जो है वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो थी वो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका, मतलब ये चार्जेस के रिलेटेड। तो उसके बाद जो थी ये बातें जो थी वो जो मिस्टेक निकाली थी बोहर ने निकाली थी। अब बोहर इसको जो है मिस्टेक निकाले, तो फिर जाहिर सी बात है उसने ही इसको सही करना था। तो बोहर जो था, बोहर की जो थ्योरी थी उससे पहले चंद चीजें थी, जैसे कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी थी, उसको उसने बोहर ने बेस बनाया था। उस टाइम जो है वो प्लांक्स थ्योरी थी, उस प्लांक्स थ्योरी के मुताबिक जो था वो लाइट जो है वो डुअल नेचर रखती है, मतलब पार्टिकल नेचर भी, वेव नेचर भी रखती है। स्पेक्टर लाइन से रिलेटेड भी टॉपिक्स जो है स्टडी किए गए थे। आप लोग ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो है आप लोग क्या नाम है, फर्स्ट ईयर के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। ठीक है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी भी पढ़ेंगे, स्पेक्टर लाइन भी, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। तो नील बोहर जो था उसने जो है वो एक और मॉडल पेश किया। उसकी बेस क्या थी, बेस उसकी ये वाली थी। अब इसको एक्सप्लेन तो नहीं किया जा सकता, आप जो है वो आपकी बुक में सिलेबस भी नहीं है वैसे भी। 1913 के अंदर जो है उसने जो है मॉडल पेश किया, और उस मॉडल के मुताबिक क्या बात थी। अब मेन बात आती है जी, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन एटम डज नॉट अब्सॉर्ब और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। जो बात उसने रदरफोर्ड ने बताई थी ना कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता हुआ न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली रिलीज करेगा, उसने बिल्कुल ऑपोजिट कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करेगा, ना अब्सॉर्ब करेगा ना ही एमिट करेगा एनर्जी को। इलेक्ट्रॉन जो ठीक है ऑर्बिट के अंदर जो मौजूद है ना, वो क्या करेगा, ना ही एमिट करेगा एनर्जी को, मतलब ना ही खारिज करेगा ना ही उसको अब्सॉर्ब करेगा। द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, एनर्जी जो है क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, वो फिक्स्ड होगी। ठीक है, चेंज नहीं होगी। इट रिवॉल्व ओनली इन देयर ऑर्बिट। ठीक है, और फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। दो चीजें तो थी वो आप लोग इसको याद रखें। एक तो उसने कहा था कि उसके जो ये जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट भी जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, ऑर्बिट भी फिक्स है और एनर्जी भी फिक्स है। ये बात याद रख लें, ऑर्बिट भी फिक्स है और एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, वो फिक्स होगी। ठीक है, अब अगली बात पे आते हैं। मेन बात जो है इस पे इंपॉर्टेंट जो है वो उसके पास्टुलेट्स हैं, बहुत दफा आ चुके हैं पास्टुलेट। तो पहला पास्टुलेट वो कहता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज ऑर्बिट। पहला जो पास्टुलेट है उसने ये बात बताई, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं ना, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो एक फिक्स्ड जो है वो पाथ के अंदर, सर्कुलर पाथ, गोल पाथ के अंदर मूव करते हैं, और उस पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं, शेल कहते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास सूरज जो है वो क्या प्लैनेट इसके गिर्द जो है वो मूव करते हैं, सूरज के गिर्द जो है प्लैनेट मूव करते हैं ना, तो क्या होता है इसी तरह से वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, ना ही प्लैनेट की पता ना सूरज। तो ये जो है ये आप लोगों ने इसको भी, इसमें भी यही बात है
कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर मूव करते रहते हैं, ना ही वो न्यूक्लियस के करीब आते हैं ना ही दूर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दीज ऑर्बिट्स एसोसिएटेड विद फिक्स्ड एनर्जीज, इन ऑर्बिट्स की एनर्जीज होती है फिक्स होती है। मैंने दोनों बातें बता दी कि ये जो पहले तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। और ये दूसरे नंबर पर उसने कहा था इन ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स्ड होती है। अगले बात पे आते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिमेन इन सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव नहीं करते, अभी पीछे पढ़ के आए हैं। डज नॉट अब्सॉर्ब और एमिट एनर्जी, द एनर्जी इज एमिटेड और अब्सॉर्ब, इसी कंडीशन के अंदर एनर्जी जो होगी वो मिट होगी, अब्सॉर्ब होगी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, जब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तब एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी या अब्सॉर्ब होगी। किस तरह से, अब ये भी देख लेते हैं। कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है जंप करेंगे लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, देखें जरा, ये है एक, ये है जी, दो ऑर्बिट है जी, ये वाला लोअर ऑर्बिट है, ये हायर ऑर्बिट है। वो कहता है जब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से जंप लगा के यहां पे जाएंगे तो वो इसको एनर्जी जो होगी, ये एनर्जी जो होगा वो अब्सॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनर्जी यहाँ पे अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो अब्सॉर्ब होगी। बात समझ आई या नहीं आई? लेकिन जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, यहाँ पे देखें जरा, मैं एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं। जब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो फिर क्या करेगा, जितनी अब्सॉर्ब की होगी एनर्जी वो क्या करेगा, वो रिलीज करेगा, ठीक है, होगी बात। इसमें इसकी एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी। वैसे भी अगर आप लोग इसकी बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा तो फिर एनर्जी रिलीज होगी, ऐसा भी है। अगर ऊपर से वैसे भी इलेक्ट्रॉन जो होगा जब जंप करके नीचे आएगा तो भी क्या करेगा, एनर्जी जो होगी वो रिलीज करेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है, ये बात आप लोग फर्स्ट ईयर में ये भी प्रूव करेंगे, एनर्जी और रेडियस का जो है वो कैलकुलेशन जब करेंगे। तो ये दोनों बातें उसने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जो होगा जब बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन जब वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो फिर क्या होगा, एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। अब और एनर्जी जो है, एनर्जी का जो चेंज आएगा वो किस तरह आएगा, मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे पास क्या है, ये बात कर लेते हैं, देखिए जरा, ये है हमारे पास E1 है और ये E2 है, एनर्जी E1 है E2 है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, एनर्जी देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जब वो क्या होगा, एनर्जी रिलीज कैसे करेगा, E2 माइनस E1। और ये H म्यू है, ये म्यू जो है ये फ्रीक्वेंसी है, H जो है प्लांक्स कांस्टेंट है और ये प्लांक्स थ्योरी के ऊपर बेस कर रहे तो ये दोनों उसी से फैक्टर लिए गए हैं। तो E2 माइनस E1 जिसकी जो इसकी एनर्जी होगी उसको इससे में माइनस करेंगे तो वो एनर्जी जो होगी वो यहाँ से रिलीज होगी। तो ये बात आप लोगों ने, एनर्जी का चेंज जो है वो इस तरह यहाँ पे आएगा। अब नेक्स्ट बात पे चलते हैं जी, हमारे पास क्या है, कहता है कि H जो है प्लांक्स कांस्टेंट और V जो है फ्रीक्वेंसी है। H प्लांक्स कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर होता है, वो 6.60 10⁻⁻34 जॉल सेकंड के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। अब ये बात बड़ी जबरदस्त उसने की थी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब वो मूव कर रहे होते हैं तो उनका कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होता है, एंगल बनता है। ये वाला एंगल जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है v के बराबर होता है। तो एंगुलर मोमेंटम की बात करता है यहाँ पे। एंगुलर मोमेंटम जो होता है इसी से जो है वो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो उसको जो है वो कैलकुलेट करने में भी हेल्प होती है। तो देखिए ये जो है एन यहाँ पे जो है उसने ये बताया था mv r इज इक्वल टू NH/2 के बराबर होता है। एन जो है वो क्या है, ऑर्बिट नंबर जो है, यहाँ पे देखें ये ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट N1 है, ये दूसरा ऑर्बिट N2 है, तीसरा ऑर्बिट N3 है, ठीक है। और जी जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो है एन जो है वो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, N1 2 3 कोई भी हो सकता है। जब उनकी वैल्यूज को वहां पे पुट करता है तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम आ जाता है उस ऑर्बिट का, ठीक है। एन इज ऑर्बिट है, क्वांटम नंबर भी कहते हैं, आप लोग नेक्स्ट क्लास में ये भी देख लेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर। तो अब ये था कि ये बोहर ने जो है उसके बारे में कुछ बातें बताई थी, हम उसकी समरी भी देख लेते हैं जरा। अब पहले तो अब रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी वो बेस कर रही थी क्लासिकल पुरानी थ्योरीज के ऊपर बेस कर रही थी, लेकिन जो क्या नाम है, बोर की थ्योरी थी, क्वांटम थ्योरी जो मॉडर्न थ्योरीज की थी उसके ऊपर बेस कर रही थी, जैसे कि प्लैंक्स क्वांटम थी। रदरफोर्ड ने जो है वो जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, उसने ये
इलेक्ट्रॉन बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता हुआ न्यूक्लियस के अंदर आज आके गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन इसने जो है बताया था कि क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं जी, फिक्स्ड ऑर्बिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड ऑर्बिट है, फिक्स्ड एनर्जी के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दोनों में डिफरेंस ये भी था। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट इन दोनों में फर्क था, नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट इंट्रोड्यूस। इसने ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया था, लेकिन इसने ऑर्बिट के बारे में बताया। और उसके ऑर्बिट का क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। जब इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में मूव करेगा तो वहां पे उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम बनेगा, ठीक है। तो ये बात भी उसने बताई थी। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है कि एटम शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। एटम को जहां पे चाहिए, चूंकि मूव करता जा रहा है और अपनी एनर्जी को रिलीज करता जा रहा है, तो उसको चाहिए था कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाए, ठीक है। लेकिन वो क्या बना रहा था, लाइन बना रहा था। लेकिन इसमें जो है वो क्या है, चूंकि सेपरेट सेपरेट है। स्पेक्ट्रम वाला भी टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे, उसमें सबशेल वाला टॉपिक आएगा फर्स्ट ईयर में, जो है 5वां चैप्टर है, बड़ा जबरदस्त चैप्टर, बड़ा लेंथी भी है। तो वहां पे आप लोगों को लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि ये सेपरेट सेपरेट है, तो यहाँ पे इनके लहदा जो है वो क्या होंगे, वो स्पेक्ट्रम बनेगा और वो लाइन स्पेक्ट्रम भी होगा। लास्ट वाला पॉइंट है, वो कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन उसमें आकर गिरेगा तो वो क्लैप्स हो जाएगा, एटम एटम के जो है वो एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या होगी, एटम की एग्जिस्टेंस होगी, चूंकि यहाँ पे उसमें जो है वो फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट होंगे, फिक्स्ड एनर्जी होगी उनकी। वो एक ही पॉसिबिलिटी है, अगर जंप करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन जो है लोअर से ऊपर जाएंगे तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, अब ऊपर से नीचे आएंगे तो फिर एनर्जी रिलीज करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। अगर आप लोगों को लेक्चर की टॉपिक की समझ आई हो तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और चैनल